राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी गले तो मिले, लेकिन एक सवाल हर जहन में है, हैदराबाद हाउस में जो बातचीत हो रही है उसमें भारत को मिलेगा क्या? इन सबसे पहले 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। एक तरफ जो पहली तस्वीर जिसमें गले मिलते हुए, ये एयरपोर्ट पर है, पालम टेक्निकल एरिया। उसके बाद सलामी दी गई जो राष्ट्रपति भवन में, उसे ऐतिहासिक तौर पर बताया गया, डिग्निटरी से मुलाकात और इन सब के बीच श्रद्धांजलि देने बापू के लिए पहुंचे राजघाट। और चौथी तस्वीर हैदराबाद हाउस की है, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ओबामा की बातचीत शुरू होने से ठीक पहले की यह तस्वीर है। तो इन 4 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करें कि दरअसल सुबह 9:38 से अभी 2:32 के बीच में जिस रूप में जो चीज़ें हो रही हैं दिल्ली में, वो सारी आपके स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति भवन में अगवानी वहाँ पर की थी विंग कमांडर प्रभा ठाकुर ने, और हमारे संवाददाता ने जब उनसे बातचीत की और उनके क्या अनुभव इसको लेकर रहे, जरा सुनिए इसे। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा को ऐतिहासिक कहा जा रहा है। एक इतिहास और बना, देश के इतिहास में पहली बार एक महिला अफसर ने सम्मान गारद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को दिया, और वो महिला अधिकारी इस समय मेरे साथ है, विंग कमांडर पूजा ठाकुर। स्वागत है आपका आज तक पर। कैसा अनुभव था जब आप अमेरिका के राष्ट्रपति, जिन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति भी कहा जाता है, उन तक पहुंची, और आपने क्या कहा उनसे? जब सबसे पहले बराक ओबामा जी ऊपर स्टेज पर आते हैं, देन वी आर सपोज्ड टू गिव द कमांड फॉर द इंटर सर्विसेज, दैट इज अंतर सेना सम्मान गार्ड, राष्ट्रीय सल्यूट, सलामी शस्त्र, यू नो, सो वी गिविंग प्रेजेंटिंग द राष्ट्रीय सल्यूट टू हिम। जी, जो आपकी आवाज थी बहुत बुलंद थी पूजा, क्या माइक लगा था या बहुत इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल कोई माइक नहीं लगा था, थोड़ा प्रशिक्षण जरूर चाहिए, लेकिन हम सब डिफेंस ऑफिसर की आवाज हमेशा ही बुलंद रहती है। निश्चित तौर पर आदेश देने की आपको आदत होती है। अपने बैकग्राउंड के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मैं आपके कंधे पर देख रहा हूँ, वो बहुत प्राउडली आपने विंग्स पहने, यानी आप पैराट्रूपर हैं। बिल्कुल, मैं इंडियन एयरफोर्स में वैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ, और विंग पैरा जंपिंग के लिए है, बिकॉज आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द वुमेन स्काई डाइविंग टीम। एंड कितने जंप्स किए आपने? अराउंड 50। बहुत अनुभव है, 50 जंप्स और स्काई डाइविंग, और आप पहली महिला स्काई डाइविंग टीम की सदस्य रह चुकी हैं। लगभग 14 वर्ष सर्विस में आपको हुए हैं। आपका काम किस तरह का रहता है? व्हाट्स योर वर्क प्रोफाइल लाइक? आप करती क्या है वायुसेना में? मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें वर्क सर्विसेज से लेके केटरिंग, अकोमोडेशन एंड थिंग्स टू ऑल टेक केयर ऑफ अ स्टेशन होता है। इसके सिवाय जिस तरह की हमें अपॉइंटमेंट मिलती है, जिस जगह पे हम पोस्टिंग होते हैं, उसके हिसाब से हमारा काम होता है। जी, ये भी बताइए कि इस सम्मान गारद को देने के लिए पहली बार एक महिला अधिकारी ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर, अंतर सेना सम्मान गारद के लिए सेलेक्ट हुई हैं। किस तरह की ट्रेनिंग थी आपकी? कितनी लंबी थी ये ट्रेनिंग? ट्रेनिंग अगर कही जाए तो फिर मैं तो कहना चाहूँगी कि 14 साल की ट्रेनिंग थी, बिकॉज 14 साल से ज़्यादा, बिकॉज 1 साल की हमारी ट्रेनिंग होती है। बिकॉज जिस दिन से हम इंडक्ट होते हैं एक ऑफिसर बनने के लिए, उस दिन से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जो कंटिन्यू होती है। इट्स अ रेगुलर पार्ट ऑफ आवर वर्क, बी इट इन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज और एनी अदर ब्रांच। परेड, सेरेमोनियल्स एंड एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ इट। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू अनाउंस, ऐसा अनाउंसमेंट होता है कि हमें ये करना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक भी कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस होती है। जी, 150 सिपाही आपकी कमान में थे। क्या कमान थी उस समय जो आपने दी? आज तक पर हमारे दर्शकों के लिए अगर आप वो कमांड बताएं। बहुत सारे कई सारे कमान थे। जब आप उनको लेकर आते हैं, वहाँ पे फॉर्म अप करते हैं, और उसके बाद उनको वहाँ खड़े करके सब जो ड्यूटी चीफ हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आते हैं, उनको सल्यूट प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद तो यूएस प्रेसिडेंट को आप प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आप यूएस प्रेसिडेंट को, जो आपके डिग्नेटरी हैं, उनको निरीक्षण के लिए लेकर जाते हैं उन सैनिकों की। वो अमेरिका के राष्ट्रपति थोड़ा ज़्यादा तेज चले थे सम्मान गारद के हिसाब से, लेकिन फिर भी आप मैच की उनके स्टेप को कर गई? बिल्कुल, कई बार स्लो मैच होता है, कई बार तेज़ होता है, तो हम लोगों को वीआईपी जो भी आए हैं उनके साथ स्टेप्स मैच करने होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही कोशिश करी गई थी, एंड आई होप इट वाज फाइन। क्या आपको लगता है आपके इस कदम से आपने कुछ महिलाओं को, कुछ यंग लड़कियों को इंस्पायर किया होगा कि वो भी वायुसेना में आए, वो भी इस तरह से एक ग्लास सीलिंग तोड़े? अगर ऐसा हुआ होगा तो आई थिंक मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे देखकर
यंग महिलाएं मतलब एक डिफेंस सर्विसेज और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित हुए। इट्स अ वेरी ग्रेट सर्विस एंड आई वुड लव कि और लोग आएँ हमारे सर्विसेज को ज्वाइन करें। आज तक पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विंग कमांडर पूजा ठाकुर, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है इन्होंने। कैमरामैन अनुराग के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। तो विंग कमांडर पूजा ठाकुर से बातचीत हो रही थी। बहरहाल इन सब के बीच हैदराबाद हाउस में चूंकि बातचीत चल रही है और इन सब के साथ कई मुद्दों को लेकर लगातार इस बात की चर्चा है। प्रोफेसर मुनी, पहला सवाल है कि अमेरिका की ज़रूरत क्या है? इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि अमेरिका की ज़रूरत जलवायु परिवर्तन हो सकता है, ऊर्जा साफ सुथरी उपयोग में लाई जाए ये हो सकता है, ग्रीन हाउस गैस को लेकर जो उसने चाइना के साथ किया है ये हो सकता है। यानी अमेरिका की जो ज़रूरतें हैं और उसमें वो चाहेगा कि वो टेक्नोलॉजी जो है ख़ासतौर से सौर और वायु से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी है वो चाहेगा कि वहाँ से यहाँ आ जाए। ये सारी चीज़ उसकी ज़रूरतें हैं। लेकिन भारत की ज़रूरत क्या है? भारत जिस दिशा में बढ़ना चाहेगा, क्या ये एक ऐसी स्थिति होगी आज की बातचीत में जिसमें ये मैसेज कन्वे होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉम्पिटिवली इससे पहले की स्थिति में न सिर्फ जनादेश के साथ मजबूत हैं बल्कि इंटरनेशनल समझौते और अमेरिका के साथ बायलैटरल रिलेशन में भी मजबूती के, क्योंकि WTO में ये हुआ था, हम लोगों ने देखा था जब मामला उलझ गया संगठन वार्ता में सुलझा दिया गया था। बताइए। नहीं, इसके जो परिणाम होंगे और ख़ास तौर से जो संवेदनशील मुद्दे हैं, क्लाइमेट का आपने बताया, परमाणु वाला मुद्दा है, उसमें ये ज़रूर परखा जाएगा, उसका जब विश्लेषण होगा कि किस तरह से वाकई मोदी जी की कूटनीति या विदेश नीति आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि अभी तक जैसे आपने ठीक कहा कि एक प्रोजेक्शन है पॉलिसी का और उसके नट बोल्ट्स कसे जा रहे हैं और उसका एक बहुत बड़ा टेस्ट कि ओबामा से क्या निकलता है, अमेरिका से क्या निकलता है, कहाँ तक अमेरिका भारत के जो उद्देश्य हैं उनको सपोर्ट करने में पॉसिबल है और कहाँ तक भारत अमेरिका के साथ जो उनके विश्व के प्रायोरिटीज़ हैं उनके साथ जा सकता है। तो क्लाइमेट चेंज अमेरिका ने अपना एक एजेंडा बना रखा है। हिंदुस्तान के लिए अभी क्लाइमेट चेंज, और हमने साफ कहा है कि देखिए ये अनइक्वल डिबेट है। बिल्कुल अनइक्वल डिबेट इसलिए कि आपका विकास हो चुका है, हमारा हुआ नहीं है, और बिना एनर्जी के विकास हो नहीं सकता है। इसीलिए इस अनइक्वल डिबेट में ये कमिटमेंट है इंटरनेशनल कि आप असिस्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, वो कर नहीं रहे हैं आप, और ऊपर से एक स्टैंडर्ड्स पाबंदियां लगाना चाहते हैं जो विकासशील देश हैं कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उसमें क्या रुख भारत लेता है और किस ढंग से वो मानता है कि हाँ, जैसे चीन ने मान लिया अमेरिका के स्टैंडर्ड्स को या कैपिंग को जी, तो भारत कितना मानता है नहीं मानता है, उसी पे असर करेगा कि क्या हम स्वाभिमान के साथ अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं उस वक़्त भी जबकि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ वार्ता कर रहे हैं, डिप्लोमेसी चला रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है जो इससे निकलेगा। अभी जो परिणाम निकलेंगे इससे उसका आंकलन होना चाहिए। जनरल मेहता, जब प्राइम मिनिस्टर गए थे वाशिंगटन, वहाँ से एक मैसेज था कि भारत मार्केट जरूर है लेकिन भारत के मार्केट में वहाँ के कॉरपोरेट्स या कंपनी अनुकूल वातावरण नहीं है। ये बात इस पे भी आ रही है कि आप साझा रक्षा उत्पादन तो करना चाहते हैं, रक्षा के क्षेत्र में साझा, लेकिन हमारे लिए जो वातावरण होना चाहिए वो अमेरिका कुछ चेंजेस चाहता है और भारत में उसके लिए माहौल नहीं है। आप अध्यादेश ला रहे हैं, यहाँ पर सुधार करना चाह रहे हैं, लेबर रिफॉर्म की दिशा में बढ़ रहे हैं, भूमि अधिग्रहण में आप अध्यादेश लेकर आए, इसका मतलब है कहीं यहाँ रिस्ट्रिक्शंस है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने कौन से रास्ते हैं या कौन से डायलॉग्स उनके लिए अनुकूल रहेंगे? कोई मैसेज तो निकालना है। सबसे पहले तो अभी ईज ऑफ बिजनेस के लिए भारत 121 स्थान पर है। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने घोषित किया है कि मैं 50 पे पहुंचाऊंगा उसको। जी बिल्कुल। जिस तरीके से उन्होंने जापान के लिए अपने PMO ऑफिस में एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होने की घोषणा की है, ईज ऑफ बिजनेस के लिए वो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। फिर ये जो टैक्स का मामला है, रेट्रोएक्टिव टैक्स, जी, अब इसके ऊपर जेटली साहब ने अभी डेवोस में
अनाउंसमेंट किया है, रीअश्योर किया है डेवोस पे, इंडिया वाज द टोस्ट एट डेवोस। सो और आखिरी बात, ये जो कैप लगा है 49% का, अगर ये कैप को नेक्स्ट बजट के बाद अगर इसको बढ़ाया जाता है 51% पे लाया जाता है तो वो गेम चेंजर बन सकता है। तो ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत मेरा ख्याल में, क्योंकि प्रधानमंत्री बात विकास की करते हैं और मेक इन इंडिया की बात करते हैं। स्टेट ऑफ द यूनियन मैसेज में ओबामा साहब ने कहा मेक इन अमेरिका। तो ये दोनों को मिलाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक रक्षा मामलों की बात है, उसमें ख़ास मैं समझता हूँ कि ब्रेक थ्रू होगा। ब्रेक थ्रू एक तो डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 10 साल का लार्ज बढ़ेगा 10 साल के लिए, और ख़ासकर डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव जो पिछले एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोशिश की गई थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और एश्टन कार्टर के बीच में। एश्टन कार्टर अभी डिफेंस सेक्रेटरी होने वाले हैं और पिछली एडमिनिस्ट्रेशन उस पे बिल्कुल थोड़ा रोक लगा हुआ था डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ से। एंटनी साहब ने एक भी एग्रीमेंट, ये जो आप जो जिक्र कर रहे थे कि इसमें हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ें क्लियर अब हमें, क्योंकि 3 बजने वाले हैं केसी सिंह साहब, उन चीज़ों को अगर आगे बढ़ाएं, इकोनॉमिक पॉलिसी एक तरफ है, टेररिज्म दूसरी तरफ है, और परमाणु वाला मसला जो है ये तीसरी तरफ है। भारत की प्राथमिकता होगी क्या, या इस बातचीत में क्या? देखिए, जैसे चीन के बाद चीन में हुआ था राष्ट्रपति ओबामा का, ओबामा पे हमें कुछ देना पड़ेगा उनको, और परमाणु में वो पीछे हट जाएंगे थोड़े। जो इसमें ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं, मटेरियल ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं, ब्रेक थ्रू मिलेगा परमाणु में, आपको लगता है? उसमें मेरे को लगता है कि इंश्योरेंस वाला बाईपास हम बना लेंगे। कॉम्पेंसेशन वाला जो बाईपास है वो तो बन गया था। हाँ। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनके जिनको कहते हैं न्यूक्लियर आयतुल्लाज, डेमोक्रेटिक पार्टी के, अमेरिका के, उन्होंने कहा जो इनके पास असला जाता है, परमाणु असला, वो जहाँ जहाँ भी जाता है आप हमें बताइए। हाँ। हमारा ये था कि देखिए IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसका हमने एडिशनल प्रोटोकॉल भी साइन कर लिया। वो देखेंगे कि परमाणु असला जो भी है वो ठीक जगह से प्रयोग में, आपको लग रहा है बीच का रास्ता एक निकाला उसमें बीच का निकाल लेंगे। लेकिन उस पे अमेरिका कोशिश करेगा कि वातावरण वाले मुद्दे पे कुछ हिंदुस्तान आगे बढ़े, क्योंकि हमारा जो पुराना मंत्र है वो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योटो की। कि हाँ, हम जानते हैं कि हमारा वातावरण तो कॉमन है, लेकिन आपने ये सारा कुछ किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, कार्बन एमिशन जो किए हैं आपके देशों ने किए हैं, आप हमें अब आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। तो ओबामा कॉम्पेटिवली ज्यादा स्मार्ट निकलेंगे या मोदी? क्योंकि ओबामा को अपने वहां मैसेज कांग्रेस में भी देना है। देखिए, दोनों पॉलिटिशियन हैं, तभी आपस में कोई बात हो सकती है जिसमें दोनों को फायदा हो। थोड़ा दोनों पीछे हम इस पे आते हैं। हम ब्रेक के बाद तुरंत, छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे 3 बजने का वक्त आ रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी और बराक ओबामा, अमेरिकी प्रेसिडेंट, को सामने आना मीडिया के। राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने मुखातिब होंगे और अपनी ज्वाइंट डिक्लेरेशन का कुछ जिक्र है कि संयुक्त तौर पे दोनों की तरफ से बात रखी जाएगी या कोई पर्चा भी जारी किया जाएगा, लेकिन मीडिया सवाल जवाब नहीं कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच हम आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं कि राष्ट्रपति भवन में जिस समय ये एक स्थिति कैमरा के जरिए पकड़ी गई है, जिसमें राष्ट्रपति भवन में एक कुत्ता घुस गया था, एक स्ट्रीट डॉग, तो वहाँ पर था ये दरअसल।